गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वांटम केमिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है सिन्यूसॉइडल और क्लासिकल वेव इक्वेशन, ज्यावक्रीय या चिरसम्मत तरंग समीकरण। द dual nature of electrons suggests that it also behaves as a wave. To demonstrate the wave nature of electrons, wave equation and wave function is essential. इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन कण होने के साथ साथ तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। अतः इसके लिए तरंग समीकरण व तरंग फलन आवश्यक है। तो we consider a motion of a spring between x is equal to 0 and x is equal to a. Now vibrations are generated which result in the movement of all points for which time change and displacement are same. For different time following conditions are followed. हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया कि एक स्प्रिंग मोशन हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक, और सभी पॉइंट्स पर वाइब्रेशन या कंपन उत्पन्न हो रहा है जो कि समय के साथ साथ चेंज होता है, और किंतु सभी का विस्थापन जो है वो एक सा रहता है। अब ये कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है। पहली कंडीशन है सभी बिंदु अधिकतम विस्थापन पर हैं, ऑल पॉइंट्स आर एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, सभी बिंदु जो हैं वो विस्थापन के समय अधिकतम वेग रखते हैं, ऑल पॉइंट्स हैव मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। अब हमने माना कि डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसके गति को हम एक समीकरण द्वारा देते हैं, वाई एक्स टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स फाई टी, फंक्शन ऑफ टी। यहाँ एक्स एफ एक्स और फाई टी क्रमशः टी और एक्स पर निर्भर नहीं करते हैं। इस प्रकार की गति कंपन समानीकरण कहलाती है। इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? कंपन समानीकरण। वाई इज इक्वल टू वाई एक्स टी इज इक्वल टू एफ एक्स और फाई टी। इसका मतलब है एक्स और टी दो भिन्न भिन्न राशि हैं। फाई एक्स एंड फाई एफ एक्स एंड फाई टी डज नॉट डिपेंड अपॉन टी एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। यानी एफ एक्स जो है वो टी पर निर्भर नहीं करता और फाई टी जो है वो एक्स पर निर्भर नहीं करती। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज वाइब्रेशन नॉर्मलाइजेशन। वेव इक्वेशन, इसके लिए यदि हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए वेव समीकरण या वेव इक्वेशन होगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ सी जो है वेलोसिटी ऑफ वेव, तरंग का वेग। अब हमने क्या किया, y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, सी स्क्वायर अपॉन एफ एक्स इंटू डी स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन फाई एप्सिलॉन इंटू डी स्क्वायर फाई टी अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको हम मान सकते हैं इट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या देखते हैं कि इस इक्वेशन में समीकरण 3 में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो केवल x का फलन है, और राइट हैंड साइड जो है वो किसका फलन है? वो केवल t का फलन है, यानी केवल t पर निर्भर कर रही है। इसलिए x और t जो हैं वो स्वतंत्र चर हैं। इसलिए समीकरण 3 के प्रत्येक भाग को स्वतंत्रता से परिवर्तित
किया जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड is only the function of x and right hand side is the function of t. So x and t are free variables, or we can say independent variables. So every part of equation 3 changes independently. For any change to make both the parts same, they must be equal to a constant. ये जो दोनों भाग हैं वो बराबर रहने के लिए बराबर करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एक नियतांक या स्थिरांक के बराबर होने चाहिए। ऑन सेग्रीगेटिंग वेरिएबल्स 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑब्टेन्ड। इन चरों को पृथक करने पर हमें 2 अवकलन समीकरण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से 2 अवकलन समीकरण मिलेंगे हमको? पहला समीकरण है d² phi t अपॉन dt² प्लस ω² phi t इज इक्वल टू 0। ये किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। दूसरा है d² fx अपॉन dx² प्लस ω² fx अपॉन c² इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 4 और 5। अब यदि हम इक्वेशन 5 को सॉल्व करें, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5, तो हमें क्या मिलेगा? psi t इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि yx किसके बराबर होगा? a cos x प्लस b sin x। तो इसी तरीके से psi t किसके बराबर आ जाएगा? a sin ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t। यहाँ a और b कांस्टेंट हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन 1? d² y अपॉन dx² प्लस yx इज इक्वल टू 0। अब यदि हम इसका प्रथम व्युत्पन्न फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस a sin x प्लस b cos x। It is the secondary equation. Now अब हम क्या करें? इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालें। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? d² y, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अपॉन dx²। अब आ जाएगा इट इज इक्वल टू माइनस a cos x माइनस b sin x। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। या हम कह सकते हैं, और वी कैन से d² y अपॉन dx² प्लस a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू 0। और वी कैन से d² y अपॉन dx² प्लस ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है दिस इज इक्वल टू yx। तो d² y अपॉन dx² प्लस yx इज इक्वल टू 0। a and b आर कैलकुलेटेड बाई मार्जिनल बॉन्ड्स। सीमांत बंध के द्वारा a और b का मान कैलकुलेट किया जाता है। a और b के मान की गणना सीमांत बंध के द्वारा की जाती है। हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 5 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं d² fx अपॉन dx² प्लस 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन c² fx इज इक्वल टू 0। ये है हमारी समीकरण नंबर 8 या इक्वेशन नंबर 8। अब हमने इक्वेशन नंबर 8 में क्या सब्स्टिट्यूट किया? लैम्डा बराबर c अपॉन यू, c अपॉन यू म्यू। तो क्या आ जाएगा? d² f x अपॉन dx² प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। The general solution of this equation
सामान्य हल इस समीकरण का हम निकालेंगे तो ये आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें दोनों के लिए, दोनों टर्म्स के लिए अलग अलग कोफिशिएंट्स चाहिए। तो c1 e की पावर माइनस आई इंटू 2πx अपॉन लैम्डा प्लस c2 e की पावर माइनस आई 2x अपॉन लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। यहाँ हमें याद रखना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4yx इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन, इफ yx इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा x, हमने क्या माना yx किसके बराबर है, ई की पावर अल्फा x, तो yx की जगह हम क्या रख सकते हैं, ई की पावर अल्फा x। हियर अल्फा इज टू बी डिटर्मिन्ड सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखकर हम अल्फ़ा की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 yx इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, या अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो द अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब यहाँ दो हल संभव हैं, एक तो yx इज इक्वल टू ई प्लस 2x और दूसरा yx इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x, जहाँ अल्फ़ा की वैल्यू रियल होनी चाहिए। और वी कैन से yx where the value of alpha is real। अब हम कह सकते हैं yx इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x। अब इसमें से कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो काल्पनिक होंगी, सम वैल्यूज़ आर इमेजिनरी। तो फिर क्या आएगा हमारे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट, इफ yx इज इक्वल टू ई की पावर 2x, then equation 1 becomes equal to equation 2. Alpha square plus 1 yx is equal to 0 और alpha is equal to plus minus I, equation 2. अब यदि हम अवकलन करते हैं बाय डिफ्रेंसिएशन, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वाई एक्स इज इक्वल टू c1 ई की पावर आई एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस आई एक्स। c1 एंड c2 आर डिफरेंट कोफिशिएंट्स। अब यूलर समीकरण क्या है, यूलर समीकरण ई प्लस माइनस आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, ये है यूलर समीकरण। इस यूलर समीकरण के हिसाब से हम इक्वेशन 3 को, थर्ड को लिख सकते हैं, वाई एक्स इज इक्वल टू c1 cos x प्लस आई साइन एक्स प्लस c2 cos x माइनस आई साइन एक्स बराबर c1 प्लस c2 cos x प्लस आई c1 माइनस आई c2 साइन एक्स कॉमन ले लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ c1 और c2 कांस्टेंट है, इसको हमने एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया c3। इसी तरीके से IC1 और IC2 भी कांस्टेंट है, तो इसको भी हमने नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया C4। अब इक्वेशन क्या बनेगी, वाई एक्स इज इक्वल टू c3 cos x, c3 cos x प्लस c4 sin x। दिस इज इक्वेशन 5। अब
इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 10 को लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू C3 साइन 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स प्लस C4 कॉस 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 11। अब हम इस इक्वेशन नंबर 11 में बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं, सीमांत कंडीशंस अप्लाई करेंगे। क्या है बाउंड्री कंडीशंस? जब x इज इक्वल टू 0 तो एफ एक्स बराबर 0 और a, और जब x इज इक्वल टू L तो भी एफ एक्स इज इक्वल टू 0। यानी हम कह सकते हैं एफ एक्स बराबर 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 और एफ एक्स बराबर 0 व्हेन x इज इक्वल टू L। L क्या है यहाँ पर? L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लंबाई है। अब यदि हम पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें तो क्या आएगा? C3 साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू L बराबर 0 या साइन 2 पाई L अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 0, क्योंकि C3 इज नॉट बी 0। सो ये साइन हम जानते हैं यदि ये इंटीग्रल मल्टीपल हो तभी साइन 2 पाई L अपॉन लेमडा 0 आ सकता है। यानी हम कह सकते हैं 2L अपॉन लेमडा साइन पाई 180 हो गया, तो 2L अपॉन लेमडा इज इक्वल टू N। N क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 धनात्मक पूर्णांक। या हम कह सकते हैं L इज इक्वल टू N लेमडा बाई 2। L इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लंबाई। ये जो है ये एक स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी वेव है ये, अप्रगामी तरंग। इसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू C साइन N पाई L एक्स। C जनरल कोफिशिएंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 12। तरंग दैर्घ्य इस प्रकार होती है कि तार की लंबाई अर्ध तरंगों का एक समाकल संख्या हो। यानी तरंग दैर्घ्य की आधी पूरी तरीके से इस लेंथ के लंबाई में समाहित हो जानी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं? वाई एक्स टी इज इक्वल टू C3 साइन N पाई L एक्स। फिर क्या आ जाएगा मेरे पास ब्रैकेट में? C1 साइन 2 पाई म्यू टी प्लस C2 कॉस 2 पाई म्यू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 13। अब ये इक्वेशन नंबर 13 क्या कहती है? ये एक तनी हुई डोरी में उत्पन्न सामान्य विधा के लिए तरंग आयाम का व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव है, एम्पलीट्यूड का डेरिवेटिव है ये जो समीकरण है डी ब्रॉगली तरंग का आयाम भी प्रदर्शित करती है, जो किससे रिलेटेड है? गतिमान कण से, गति करने वाले कण से। अतः तरंग दैर्घ्य की स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंग, जो स्टेशनरी तरंग या समय पर निर्भर तरंग है, निम्न समीकरण के द्वारा दी जा सकती है। किस समीकरण के द्वारा? किस तरंग कैसी है? तरंग अप्रगामी तरंग है, स्टैंडिंग वेव है जो स्टेशनरी है, या ये समय पर निर्भर तरंग है। तो इस यदि समय पर निर्भर तरंग है तो इसके लिए इक्वेशन आ जाती है शाई इज इक्वल टू C3 साइन 2 पाई अपॉन लेमडा L। या शाई क्या है? ये तरंग का आयाम है, जो वेव ज्यावक्रीय रूप में x अक्ष के अलोंग आगे बढ़ती है, और C3 जो है वो अधिकतम आयाम है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ये किस प्रकार की तरंग है? ये एक स्टैंडिंग वेव है, स्टेशनरी तरंग है, जो ज्यावक्रीय रूप में एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ती है, और उस तरंग का आयाम शाई
कितना होता है, साई इज इक्वल टू C3 साइन 2 पाई अपॉन लेमडा एल। C3 अधिकतम आयाम है, 2 पाई आप जानते ही हैं, लैम्डा तरंग दैर्घ्य और एल स्ट्रिंग की लंबाई। Psi is the amplitude of the wave which changes as sinusoidal wave on x-axis known as wave function। इसको हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन, या हिंदी में कहते हैं तरंग फलन। C3 is the maximum amplitude। तो इस प्रकार की तरंग का तरंग फलन आप कैसे देंगे, Psi is equal to C3 sin 2 pi upon lambda L। दिस इज अबाउट सिन्यूसॉइडल वेव या ज्यावक्रीय तरंग। थैंक यू।